अप्रोच देखते हैं अपन कि कभी कोई अपने पास में अनकॉन्शियस पेशेंट आ जाता है। हम लोग डॉक्टर्स हैं तो यूजुअली अस्पतालों में बैठे रहते हैं, क्लिनिक्स में बैठे रहते हैं, ओपीडी में बैठे रहते हैं और अक्सर अनकॉन्शियस टाइप के पेशेंट्स हमारे पास में आ जाते हैं जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ऐसे में घर वाले भी घबराए हुए रहते हैं, डॉक्टर और बाकी की भी टीम पूरी अलर्ट हो जाती है और थोड़ी सी घबराने लग जाती है। आज इस अनकॉन्शियस पेशेंट का क्या अपन मैनेज करेंगे, उसको थोड़ा सा क्रैक कर लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो सबसे पहले जब अपन इसके अंदर बात करेंगे, जब अनकॉन्शियसनेस की बात करी तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या क्या होते हैं हमारे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला तो सीधे सट होता है कि अलर्ट पेशेंट है। आपने उससे पूछा क्या नाम है, घर वाले कौन है, आस पड़ोस में कौन खड़े हैं, घर है कि अस्पताल में है, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन और आपकी पूरी बातों का जवाब दे रहा है, वो फुल्ली अलर्ट होता है, बेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। उसके बाद में सीधे नीचे चलते हैं अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट कि ना पेनफुल स्टिमुलाई पे आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना आवाज देने पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना टच देने पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर किसी भी चीज पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो अनकॉन्शियस हो गया। तो ये फुल्ली कॉन्शियस और अलर्ट पेशेंट हो गया। उसके बिल्कुल विपरीत अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब कि पूरी तरीके से बूस्ट कर गया, ना पेन, ना वर्बल स्टिमुलाई, ना टच स्टिमुलाई, किसी के ऊपर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ, अगर बोलने पे कुछ कुछ बोल रहा है, आड़ा तिरछा कुछ बोल रहा है, आपने पूछा कुछ और जवाब कुछ और दे रहा है, ऑल्टर टाइप का लग रहा है पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम लोग वर्बल स्टिमुलाई जो रहता है उसके अंदर हम लोग उसको क्लब कर देते हैं कि यार ये पेशेंट, अपने पन्ने पे लिख देते हैं कि वर्बल स्टिमुलाई को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर देता है, आंखें खोल लेता है। किसी तीसरे टाइप का पेशेंट होता है जिसकी और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। वो क्या करता है कि आपने उससे कुछ बोला कि दादा आंखें खोलो, तो वो आंखें नहीं खोलता। आपने उसको टच किया और ऐसे ऐसे छाती पे मार के देखा तो भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ, पर जैसे ही आपने एकदम पेनफुल स्टिमुलाई दिया, स्टर्नम के ऊपर, फोरहेड के ऊपर या कान के ऊपर ऐसे करा तो पेशेंट हल्का सा कुछ रिस्पॉन्स, कुछ मूवमेंट कर लेता है। तो ये वाले जो फुल्ली कॉन्शियस है उसको अलर्ट बोल दिया, जो थोड़े बहुत वर्बल स्टिमुलाई के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है उसको लिथार्जिक पेशेंट बोल दिया। जो कोमा से पहले वाला पेशेंट है, कोमाटोज स्टेट है, अनकॉन्शियस स्टेट है, उससे पहले वाला पेशेंट जो हमारे पेनफुल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे पेशेंट को हमने स्टूपर बोल दिया, STUPOR। स्टूपर मतलब प्री कोमाटोज स्टेट होता है कि पेनफुल स्टिमुलाई पे पेशेंट थोड़ा बहुत हमको रिस्पॉन्स दे देता है। और एक फुल्ली अनकॉन्शियस पेशेंट जो कि कुछ हाव भाव नहीं है, पेनफुल स्टिमुलाई पे भी कोई हाव भाव नहीं है, ऐसे पेशेंट्स हो गए हमारे अनकॉन्शियस। तो कंप्लीटली अलर्ट पेशेंट, हमारे लिथार्जिक पेशेंट, हमारे स्टूपरस पेशेंट और कोमाटोज या अनकॉन्शियस पेशेंट्स हमारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब आप लोग जब अपने हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं तो आप अब सोचते हैं कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास एक नर्सिंग टीम है। जैसे ही एक लिथार्जिक पेशेंट आएगा, एक अनकॉन्शियस पेशेंट अगर जैसे मेरे पास में आएगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपके दिमाग में एक प्लान होता है। पर आप गलती क्या करते हैं कि आप एक डॉक्टर की तरह सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि आज से आपके पास में कभी भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आए तो अपने आप को एक डिटेक्टिव, एक सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन से कम नहीं समझना। हर समय कर क्यों? क्योंकि अपन को बार बार अपने आप से ये सवाल करना है कि क्यों हुआ, तुम्हारे ऐसा क्यों हुआ। बार बार जैसे एसीपी प्रद्युमन अपने पास सीआईडी में करता रहता है ना कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह सोचने लगता है। और कुछ इसी तरह की जो डिटेक्टिव की हमारी कहानी है, हम लोग अब चालू करते हैं कि कैसे एक पेशेंट हमारे पास में आता है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं और डॉक्टरी के साथ में करेंगे हम पूरी डॉक्टरी और एज अ डिटेक्टिव हम लोग एक डॉक्टरी करेंगे।
तो जो पहला पेशेंट जैसे बड़ी ही आपके गोली पास में खाई आता है, अकल गो कोलैप्स पेशेंट आया है, स्ट्रेचर पे 4 आदमी लेके दौड़ रहे हैं, आप अपने इमरजेंसी रूम में बैठे हैं, कोड ब्लू अनाउंस हो रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर, और वो बताते हैं कि सर एक 30 साल का आदमी है, सडनली हमारे पास में कोलैप्स हो गया खड़े खड़े, और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वर्बल रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है, पेन देने पे नहीं आ रहा है, और फैमिली के 50 लोग इकट्ठे हो गए हैं, पूरी पैनिक की कंडीशन हो रही है, सब लोग पैनिक करे हुए हैं। और आप क्या करेंगे ऐसे में? पहले एक बार मुझे लिख के बता दीजिए कि ये पेशेंट 30 साल का आदमी आपके पास में आता है, तो बी अ डॉक्टर एंड बी अ डिटेक्टिव, दोनों मिलकर सोचना है कि पहली चीज क्या करोगे आप इस पेशेंट के? कहाँ बताओ। सिक्योर एयरवे, सीपीआर ही दे देगा एक आदमी, तो आरबीएस, ब्लड प्रेशर, वाइटल्स। बहुत शानदार, बहुत शानदार, आप लोगों को काफी कुछ पता है और सारे डिटेक्टिव बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टरों की जगह। तो चलिए अपन देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसा पेशेंट कभी कोई कोलैप्स होके आता है तो आपके दिमाग में 8, 10, 15 डायग्नोसिस एक साथ में आ जाते हैं, दिमाग तेजी से चलने लग जाता है। तो आप सीधे क्राइम सीन पे जाएंगे, या फिर जो पेशेंट आपका लेटा हुआ है उस वार्ड के तरफ में आप घुसेंगे और सबसे पहले पेशेंट का ABCDE चेक करेंगे। ये ABCDE क्या है? ये टूल्स हैं आपके एज अ डिटेक्टिव, एज अ पर्सन जो खोज करेगा, पता लगाएगा कि इसको तकलीफ क्या है। किसी भी डॉक्टर के पास में अगर कोई एक अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो उसका पहला कर्तव्य बनता है वो इस ABCDE को फॉलो करे। ये मतलब एयरवे, आपको देखना है कि दवाई बना दें, एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा है, पीछे फॉल तो नहीं हो गई है, गर्गलिंग साउंड तो नहीं आ रहा है। तुरंत उसके बाद में एयरवे के बाद में सीधे चेस्ट को देखना है कि उसका सांस चल रही है कि नहीं चल रही, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो क्या रेस्पिरेटरी रेट है, पेशेंट टेकिपनिया जैसा लग रहा है कि अपना ब्रैडिपनिया में है, रेस्पिरेटरी रेट एकदम शैलो और कम लग रही है कि वो टेकिपनिक है, हम लोगों को ये देखना है। तीसरी चीज आती है बाकी के जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं, कि तुरंत किसी नर्सिंग स्टाफ को बोलेंगे कि भैया एक बार ब्लड प्रेशर देख लो, पल्स ऑक्सीमेट्री देख लो, पेशेंट का हार्ट रेट देख लो, और पेशेंट के देख लो कि पेरिफेरीज एकदम कोल्ड, एकदम ठंडी तो नहीं पड़ी है, कैपिलरी रिफिल टाइम देख लो। जो चौथी चीज हर एक डॉक्टर को, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो आईसीयू का डॉक्टर हो, चाहे वो वार्ड का डॉक्टर हो, GCS ग्लासगो कोमा स्कोर का कैलकुलेशन हर पेशेंट को आना चाहिए, क्योंकि ये हमको आगे की जानकारी देगा कि पेशेंट को मुझे इंट्यूबेट करना है कि नहीं करना है, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल लेवल क्या है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल क्या है, सारी चीजें मुझे ये GCS एक शॉर्ट में जानकारी दे देता है। और पांचवी चीज है कि जल्दी से उसके शरीर पे देख लो कि कहीं पे कोई ट्रॉमा के मार्क्स तो नहीं लग रहे हैं, कोई टॉक्सिन्स तो नहीं दिख रहे हैं, कि कई बार केमिकल का एक्सपोजर हो जाता है, कोई टैटूज का एक्सपोजर हो जाता है, किसी इंक का एक्सपोजर हो जाता है, इंसेक्ट बाइट्स मार्क्स दिख जाते हैं अपन को, इस प्रकार का कोई एक्सपोजर दिख रहा है, इसको तुरंत पहचानना है। तो जैसे ही आपके पास में पेशेंट आया, लेटा, ये ABCDE चालू कर देना, एयरवे देखना, ब्रीदिंग देखना, चेस्ट राइज देखना, रेस्पिरेटरी रेट देखना, तुरंत ब्लड प्रेशर, पल्स, SpO2 देख लो उस पेशेंट का, GCS कैलकुलेट कर लो, और चमड़ी देख लो। ये आपको सबसे पहले करना है, कभी भी पेशेंट आपके पास में इमरजेंसी में आएगा, और इसी प्रकार में करना है। दो चीजें पता चल जाती हैं कि पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, इसका क्लिनिकल हमको सेंस पड़ जाता है। दूसरा, अगर पेशेंट हमारे पास में जीवित है, आया है, तो उसको कितनी तकलीफ है, कितनी मॉर्बिडिटी है, तो उसका एक मोटे मोटे तौर पे मुझे आइडिया लग जाता है, ये एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर देख के। तो इसको फॉलो करना है, जितनी बार है, इसके सपने देखना चालू कर दो ABCDE के, आप परफेक्ट हो जाओगे। आप परफेक्ट प्रैक्टिशनर बनने आए हैं, आप इस केस को क्रैक करने आए हैं, आप सोचना चाह रहे हैं, आप पकड़ना चाह रहे हैं कि इस पेशेंट का अनकॉन्शियसनेस का कारण क्या है। तो सबसे पहले पेशेंट को
बीमारी कितनी है वो पकड़ना है ABCD से, और फिर उस बीमारी का हम ये तो लोग तीनों टाइम खाने हैं, कैलकुलेशन करेंगे, तीनों उसका टाइम मापदंड करेंगे कि 3 टाइम एक्चुअली में खाने हैं ये, पेशेंट हमारा कितना मोrbid है। एक सुबह तो एक जो दोपहर को, नेक्स्ट सीन होता है हमारा और जे डी खाने वाला, हैं सुबह वो शाम, आता है ग्लासगो कोमा स्कोर, एक एक आवे, एक ग्लासगो एक कोमा सुबह है। स्केल, GCS कैलकुलेशन। इसमें हम पेशेंट्स की 3 चीजें देख लेते हैं। उसके आईज के अंदर का रिस्पॉन्स कैसा है, वर्बल कमांड 40 कैसे हैं और पेशेंट हैं, के, लल्ली के और 40, मोटर रिस्पॉन्स कैसा है, लल्ली के हैं एक बार इसके के, ऊपर बात कर लेते हैं। लल्ली के अगर हाँ पेशेंट ठीक ठाक दिख रहा है, आंखें तुरंत स्पॉन्टेनियसली खुली हुई हैं, पेशेंट फुल्ली अलर्ट हाँ है, और आपके ऊपर जो आपने बोला कि अगर हाथ उठा रहा है तो उठा लेगा, आपने जैसा कमांड दिया पता ना। वैसा कमांड अगर पेशेंट फॉलो कर लेता है तो उस पेशेंट का बेस्ट स्कोर हो जाता है, E4 हो जाता है, हाँ V5 वर्बल स्पीच 5 हो जाती है, और संगे खा लिए एक M6 संग। हो जाता है। आधा घंटा हाँ ये हमारा ग्लासगो कोमा स्केल का बेस्ट रिस्पॉन्स है। 4, 5 प्लस 6 GCS पेशेंट का 15 हो जाता है। हाँ, अगर आपने पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आंखें नहीं खुली हुई हैं, आंखें बंद है पेशेंट की, तो आपको सबसे पहले उसको आवाज देनी है कि भैया आंखें खोलो। तो अगर आंखें खोल लेता है तो E3 हो गया। अगर बोलने पे नहीं आंखें खोली और आपने फेन दिया और उस पे आंखें खोल रहा है तो E2 हो गया। और अगर फेन देने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं है, आंखें नहीं खुल रही हैं, तो E1 हो गया। तो फटाफट अपन को याद रखना है, GCS कैलकुलेशन में सेकंड्स लगाने हैं आप लोग। तो आइज के पहले समझ लेते हैं कि अगर आंखें स्पॉन्टेनियसली खुली हैं 4 का। जो दूसरा मुझे सबसे इंपॉर्टेंस अच्छा समझ में आता है कि पेशेंट जो अनकॉन्शियस होता है वो अपना कभी भी एयरवे को सिक्योर नहीं कर पाता। तो जो उसका उल्टी है, उसका थूक है, उसकी लार है, उसका सलाइवा है, वो कंटिन्यू हो सकता है कि सांस नली में चला जाए और एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस कर दे पेशेंट को। और एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस जो लोग भी अस्पतालों में काम करते हैं वो जानते हैं कि कितना डेंजरस होता है। तो हमेशा पेशेंट का सबसे पहले एक बार GCS कैलकुलेट करके उसके एयरवे को सिक्योर करना कैसे है, क्या इस पेशेंट को इंट्यूबेशन की जरूरत है कि नहीं है, तो उसका डिसीजन भी आपका GCS के ऊपर होता है। अगर GCS की टोटल स्कोरिंग है वो 8 से कम है या 8 के बराबर भी है, तो आपको ऐसे पेशेंट्स को तुरंत इंट्यूबेशन के लिए लेना है। इंट्यूबेशन ट्रे तैयार कीजिए और पहली चीज उस पेशेंट को इंट्यूबेट करके एयरवे सिक्योर कर दीजिए, फटाफट ET डाल दीजिए पेशेंट। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? जो केस सॉल्व कर रहे हैं अपना, हमारी मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास अनकॉन्शियस आया है। अभी तक हमने उसका क्यों नहीं करा, पहले मैंने उसको स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। उस स्टेबलाइजेशन के लिए पहले मैं देखूंगा कि उसके एयरवे कैसा है, ब्रीथिंग कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, डिसेबिलिटी स्कोर जो हमारा GCS का है ये कैसा है, और एक्सपोजर तो नहीं है। तुरंत मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर ये देख लिया, पेशेंट का GCS कैलकुलेट कर लिया। अगर आवश्यकता लग रही है पेशेंट को कि बहुत ज्यादा डिटीरियोरेटेड है, GCS 8 से भी कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को एयरवे सिक्योर कर दिया। पर अभी तक मैं इस पे नहीं पहुंचा हूं कि मेरा पेशेंट अनकॉन्शियस है क्यों। अब इसके अनकॉन्शियसनेस के पीछे के मैं क्लूज ढूंढना चालू करूंगा। मैं बस वो डिटेक्टिव प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन जैसे इस पेशेंट के अंदर घुस जाऊंगा कि भाई आखिर है क्या, देखो। तो वो जो क्लूज हैं वो कई निमोनिक से लोग याद रखते हैं। एक जो बहुत कॉमन मार्केट में चलता है जिसको AEIOU टिप्स करके बोलते हैं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, पर ये बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले ए से आपको ये देखना है कि पेशेंट से कहीं अल्कोहल की महक तो नहीं आ रही है, पेशेंट की पार्टी की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट को एपिलेप्सी के झटके तो नहीं आए हैं। एपिलेप्सी के अगर किसी पेशेंट को झटके हुए आए होते हैं तो मुंह से झाग निकलता रहता है, दांत कटा हुआ मिलेगा आपको, जीभान कटी हुई मिलेगी, होंठ है, गम्स हैं, इन सब पे कट मार्क्स, वाइट मार्क्स आपको दिख जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि शायद इस पेशेंट को एक एपिसोड एपिलेप्सी का, एक एपिसोड इसको सीजर का आ चुका है, इससे आप पता लगा लेंगे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट की डायबिटिक हिस्ट्री।
शुगर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अनकॉन्शियस पेशेंट की शुगर लेना भूल जाते हैं कई बार। वो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब चीजें ए टू जेड बढ़िया करते हैं, बीपी भी ले लेंगे, पल्स ले लेंगे, सैचुरेशन ले लेंगे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर तक लगा देते हैं, उसके बाद उस पेशेंट की शुगर लेना चाहते हैं। पर याद रखना कि शायद आप जब वाइटल्स ले रहे हैं और शुगर लेना भूल गए तो सिंपल आपका पेशेंट या तो हाइपोग्लाइसीमिया में या फिर सीवियर हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में पड़ा होगा। और हाइपोग्लाइसीमिया में पड़ा हुआ पेशेंट, आप जैसे ही डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड्स लगाएंगे, ये पेशेंट तुरंत आंख खोल लेता है। तो ऐसी बीमारियां जिनके अंदर तुरंत रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपके इंटरवेंशन, आपकी दखल अंदाजी से उसको लेना कभी नहीं भूलना है। पेशेंट इंसुलिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पेशेंट कोई शुगर की दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पेशेंट ने पिछले कुछ दिनों में खाना खाया है कि नहीं खाया है, ये अपन को चेक करना है। ये क्लूज मिलते हैं कि शायद इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इंसुलिन लगाने वाला पेशेंट अगर आपके पास कोमाटोज स्टेट में आता है तो आप लोगों को या तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया आपके डिफरेंशियल में रखना ही है। कोई पेशेंट के मुंह के अंदर जबान कटी हुई है, दांत से ये अपना गम्स कटे हुए हैं, लिप्स कटे हुए हैं, एपिलेप्सी की हिस्ट्री, एंटी सीजर मेडिकेशन की हिस्ट्री देखनी ही देखनी है। पेशेंट के आसपास अल्कोहल की महक तो नहीं आ रही है, वो देखना है। पेशेंट्स की प्यूपिल, आजकल जीसीएस स्कोर के साथ में जीसीएस पी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो प्यूपिल्स हैं, हमारी आंखों की पुतलियां हैं, ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है हमारे ब्रेन को झांकने तक। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पूरा एग्जामिनेशन कर लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, और ये आंखों की पुतलियां या प्यूपिल्स को देखना भूल जाते हैं। देखिए, जितने भी यंग डिटेक्टिव्स, यंग डॉक्टर्स मेरे पास में यहाँ पे बैठे हैं, आपको अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है और अगर उसके ब्रेन के अंदर झांकने के लिए कोई इनडायरेक्ट पाथवे मिल रहा है, वो आपकी प्यूपिल्स होती हैं, पुतलियां होती हैं। पुतलियां इतनी जरूरी हैं, वो रिएक्ट कर रही हैं अच्छे से, वो स्लगिशली या कमजोर रिएक्ट कर रही हैं, पुतलियां अनइक्वल है कि नहीं है, पुतलियां फिक्स्ड है कि नहीं है, पुतलियां डायलेटेड तो नहीं है हमारी। प्यूपिल एग्जामिनेशन आप लोगों को हमेशा करना है, क्योंकि कई बार प्यूपिल्स को ही देख के हमारा आधे से ज्यादा डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है और इमरजेंसी मैनेजमेंट पेशेंट का चालू हो जाता है। तो कई बार हमारे ओवरडोज है, मॉर्फिन है, कई ड्रग्स हैं जिनके कारण हमारी जो पुतलियां हैं वो पिन पॉइंट एकदम छोटी हो जाती हैं, अनरिएक्टिव हो जाती हैं। तो सिर्फ पुतलियां देख के आप समझ जाओगे कि शायद भैया इसने कुछ ना कुछ ड्रग ले लिया है, तो मुझे इसका एंटीडोट देके इस पेशेंट को तुरंत रिवाइव करना है, तो ये अनकॉन्शियसनेस से रिकवर कर जाएगा। किसी पेशेंट के आसपास फिशी स्मेल आ रही है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये पेशेंट यूरेमिया में है। कोई पेशेंट के हाथ पैरों में सब में ब्लीडिंग है, चोट दिख रही है, हाथों पैरों में फ्रैक्चर, ऑब्वियस फ्रैक्चर दिख रहे हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं इसको दिमाग के अंदर ट्रॉमा लगा है, हेड में ट्रॉमा है, कोई इंट्राक्रेनियल ब्लीड वगैरह कुछ हो सकता है इस पेशेंट को, वो मुझे क्लू दे देगा। पेशेंट को बुखार आ रहा है, तेज बुखार की हिस्ट्री है 3-4 दिन से, फिर वो मुझे आज 5वें दिन बेहोश मिला है, पेशेंट की नेक स्टिफ है, तो आप समझेंगे कि शायद ये पेशेंट मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस के कारण ऐसा हो सकता है। और हमारा जो साइकियाट्रिक, अगर आपने सब रूल आउट कर लिया है, और आपको कई पेशेंट फंक्शनल स्टेटस में भी आते हैं हमारे पास में, तो फंक्शनल स्टेटस वाले इतने ज्यादा फंक्शनल भी मिलते हैं कि जिनका जीसीएस मुझे E1, V1, M1 मिलता है। तो सब लोगों के अलग अलग तरीके हैं कि नाक में दबा दो, पेन दे दो, और इंट्यूबेशन के लिए आप जैसे ही उस पेशेंट का मुंह खोलेंगे वो होश में आ जाएगा। तो बाकी सारी चीजें रूल आउट करने के बाद में आप इस पेशेंट को साइकियाट्रिक घोषित कर सकते हो। पहले दिन पे इस पेशेंट को पागल घोषित नहीं करना है। और हाँ, अगर सीधे ही एक साइड का ऐसा लकवा दिख रहा है, आपको मुंह टेढ़ा दिख रहा है पेशेंट का, तो आप सीधे समझ जाएंगे ये इतना अनकॉन्शियस इसीलिए है, शायद इसको या तो लार्ज इस्चेमिक स्ट्रोक है या लार्ज इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो गया है, जिसके कारण पेशेंट की ये स्थिति हुई है। तो आपने क्लूज ढूंढ रहे हैं, पेशेंट को सूंघ के देख रहे हैं, पेशेंट की आंखें देख रहे हैं,
पुतलियां देख रहे हैं, पेशेंट का किस तरीके से पड़ा हुआ है आप ये देख रहे हैं, और उसके ओवरऑल हिस्ट्री एक शॉर्ट में ले रहे हैं। ये सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट होती है। जो अगली इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका ये विटामिन।